हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना शोहिद भैया। आज आपकी डिमांड पर लेके आया हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री का पहला चैप्टर। ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स ऑफ एग्जाम। और ये जो पीपीटी है ना, वो एज अ नोट्स फॉर्मेट में भी है। आपको पढ़ने की लिखने की तो नीड है ही, साथ साथ आपको यहाँ पर ये पीपीटी मैं आपको सेंड कर दूंगा या जो नोट्स है वो आपको भेज दूंगा। और ये जो है इसी से आप पढ़ के चैप्टर को भी एंड कर सकते हो। यस, सही में। तो यहाँ देखेंगे हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, बड़ा मजा आने वाला है। और एक बार कॉपी किताब उठा लो, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो, फ्रेंच यानी लैंग्वेज है कहाँ की, फ्रांस की। रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन आप देखोगे इसको बोलते हैं क्रांति। क्रांति किस चीज की है? क्रांति है लोगों की डिमांड की, चाहे वो इकोनॉमिक डिमांड हो, चाहे सोशली डिमांड हो, चाहे कल्चरली डिमांड हो। ये जो है डिमांड होता है जब कोई भी जनता अपनी डिमांड को लेकर अपनी गवर्नमेंट से कुछ फरमाइश करती है। अगर उसकी गवर्नमेंट वो बात नहीं मानती तो कहीं ना कहीं जनता यहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है। और जो रेवोल्यूशन होता है बहुत ही ब्रॉड लेवल पे होता है, इसीलिए इसका नाम दिया रेवोल्यूशन। समझ में आ गया इसकी हेडिंग? चलो, अब तो ये ना आपके हिस्ट्री के पहले चैप्टर का पहला ही पेज है, लेकिन इसमें ना पूरे डिटेल में दे नहीं रखा कि यहाँ पर क्या हुआ, क्यों लोग जो है बेस्टाइल में आए, क्यों बेस्टाइल को तोड़ा गया, क्यों जो है जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिया गया, क्यों जो है सिंबल ऑफ पावर जो किंग की है उसको खत्म कर दिया गया। वो तमाम चीज जो है मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो यहाँ देखेंगे कि 14 जुलाई, देखो यहाँ पे क्या है, आप मेरी बात सुनना। 14 जुलाई 1789 को यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सारे लोग जो है इकट्ठा होते हैं। कहाँ पर? बेस्टाइल में। अब बेस्टाइल में इकट्ठा क्यों हो रहे हैं वो बताऊंगा, पेशेंस, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि सारे लोग जो है इकट्ठा होते हैं 14 जुलाई 1789 में। और यहाँ पर क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? पहला, लोगों की डिमांड है कि भाई यहाँ पर जो टैक्सेस है वो सभी पर लिया जाए। टैक्सेस क्या है बताऊंगा मैं इसमें, ठीक है। उसके बाद लोग जो यहाँ पर फूड क्राइसिस है उसको भी लेकर जो है लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। अल्टीमेटली आप देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं ताकि गवर्नमेंट से, किंग से जो है अपनी बात मनवा सके। तो यहाँ पर जब गवर्नमेंट उनकी बात नहीं मानती, किंग उसकी बात नहीं मानती, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग जो है वो रेवोल्यूशन छेड़ देते हैं। देखो, पहला है 14 जुलाई 1789 का द सिटी पेरिस वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म। अब यहाँ पे एक अनाउंसमेंट कर दिया गया, एक इमरजेंसी टाइप का जो है वो लगा दिया कि 14 जुलाई 1789 को यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। लुईस 16, देखो 16 ऐसे लिखना है, ठीक है। किंग लुईस 16 हैड कमांडेड ट्रॉप टू मूव इनटू द सिटी। अब यहाँ देखोगे जो लुईस 16 है, अब जब यहाँ पर जनता ना रोड पर आ गई है, ठीक है। अब किंग को ये लग रहा है कि भाई यहाँ पर ये क्या प्रॉब्लम है, भाई लग रहा है कि जनता जो है मेरे अगेंस्ट रिवोल्ट करने वाली है। तो उसने क्या किया, अपने कमांडर को जो है वो भेजा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन जनता ने यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण यहाँ पर जनता ने ये समझा कि एक तो किंग हमारी हेल्प कर नहीं रहा, सेकंड अपनी आर्मी को जो है वो उसने हमें मारने के लिए भेज दिया। तो उन्होंने भी जो है एक साथ मिलकर 7,000 के आसपास लोग जो है इकट्ठा होकर बेस्टाइल में इकट्ठा होते हैं वर्सेल्स में। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण जो है यहाँ पर ये रिवोल्ट भी आपका हो जाता है। देखो, some 7,000 men and women gathered in the front of the town hall and decided to form a people militia। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 7,000 लोग जो है इकट्ठा हुए, उन्होंने ग्रुप बनाया अपना कि भाई हम जो है एक साथ मिलकर जो है अगर आवाज उठाएंगे तो अल्टीमेटली हमारी आवाज सुनी जाएगी। अब क्या किया, जब यहाँ पर, क्योंकि इवन पता क्या है, फ्रांस के अंदर जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, फूड क्राइसिस हो रही है, टैक्सेस को बढ़ा दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर जनता भी काफी परेशान है। तो यहाँ पे क्या है, दे ब्रॉक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। पहले क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को तोड़ा, इन सर्च ऑफ आर्म्स एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन्स ऑफ बेस्टाइल। ठीक है, अब क्या किया, पहला उन्होंने बेस्टाइल को तोड़ा। बेस्टाइल को क्यों तोड़ा? क्योंकि बेस्टाइल क्या है, सिंबल है किंग का, यानी किंग की पावर को इंडिकेट करता है बेस्टाइल। इसीलिए आप देखोगे कि उसी को जो है सबसे पहले तोड़ा गया, बेस्टाइल को। सेकेंड वन, नेक्स्ट वन क्या है, किल्ड द कमांडर। अब यहाँ पर जो आर्मी का कमांडर था उसको मार दिया इन्होंने। और
यहाँ पर रिलीज प्रिजनर्स ओनली 7, ये याद रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है कि कितने प्रिजनर को जो है रिलीज किया, तो 7। उसके बाद क्या है, द बेस्टाइल वाज hated by all and because it stood for the despotic power of the king। तो यहाँ पर जो है बेस्टाइल क्या है, एक राजा का सिंबल है पावर का, ठीक है। ये क्या लिखा है, डिस्पोटिक। डिस्पोटिक का मतलब होता है कि राजा जो है एब्सोल्यूट पावर है, राजा के सिवा कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको बोलते हैं डिस्पोटिक। तो अल्टीमेटली क्या किया, लोगों ने जो है इसकी पावर को एंड कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनता की किसी भी जो कोई भी प्रॉब्लम्स को जो है गवर्नमेंट या जो किंग है वो सुन नहीं रहा था। इसीलिए सबसे पहले जो है जो राजा का सिंबल है, जो पावर को इंडिकेट करता है, उसको ही तोड़ दिया, जो कि आपका बेस्टाइल है। डिमोलिश इट एंड फ्रेगमेंट वर सोल्ड इन द मार्केट। अब क्या किया, कहीं अल्टीमेटली क्या किया, जो जितने भी राजा से जुड़ी हुई चीजें थी उनको तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया और उनको मार्केट में जो है वो बेचना शुरू कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आप देखोगे कि किंग की पावर को जो है वो सप्रेस किया गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप फटाफट। चलो देखो, अब हम यहाँ देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम आई है। इकोनॉमिकली देखें, यहाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इकोनॉमिक। ये क्वेश्चन आता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कॉजेस बताओ आप, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। लुइस 1774 लुइस 16, ये याद रखना किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था बेटा, बर्बन डायनेस्टी से, ठीक है। ascended the throne, he was 20 years old, married to Austrian Princess Mary Antoinette, ठीक है। अब क्या हुआ, जो लुइस 16 1774 में जो है ये बर्बन डायनेस्टी के किंग बनते हैं, ठीक है। अब अल्टीमेटली क्या होता है, जब 20 साल के होते हैं तो इनकी जो है वो शादी भी हो जाती है, जिससे ऑस्ट्रियन की प्रिंसेस है जिनका नाम होता है मैरी एंटोनियोट। ही फाउंड ऑन एन एम्प्टी ट्रेजर्स। अब भाई क्या किया, जब इनका समय था ना, तो इन्होंने क्या किया, 13 कंट्रीज को, अमेरिका की 13 कंट्रीज को इंडिपेंडेंस जो है करवाने में सारा पैसा लगा दिया। इसके चलते क्या हुआ, यहाँ पर उनका जितना भी पैसा था, खजाना था, ट्रेजरी था, सब धीरे धीरे ऑलमोस्ट क्या हुआ, खत्म होना शुरू हो गया। उसके बाद देखेंगे ट्रेजरी लॉन्ग ईयर्स ऑफ द वॉर एंड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स। अब क्या होगा, कहीं ना कहीं जब पैसा ही नहीं है तो जो आर्मी में लोग हैं, जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनको पैसे कैसे देगा, अल्टीमेटली उनको टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा। इन्होंने हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज को किससे, टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन। तो ये याद रखना, ब्रिटेन से आजाद करवाने के लिए अमेरिका की 13 कंट्रीज को हेल्प करी। एंड वॉर एडिड बिलियन लीवर्स टू अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी टू मोर देन 2 बिलियन लीवर्स। अब क्या हुआ, उनके ऊपर जो है 10% का इंटरेस्ट भी लगा। अगर 1 बिलियन उधार लिया तो 10% का इनको इंटरेस्ट लगा, तो उनको जो है अल्टीमेटली अब 2 बिलियन लीवर्स, जो लीवर्स क्या है, करेंसी है, याद रखना फ्रांस की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 बिलियन लीवर्स जो है उन पे डेब्ट चढ़ गया, कर्जा हो गया, अब उसको जो है चुकाना ही है। और जो ट्रेजरी है, गवर्नमेंट का पैसा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसिव लाइक मेंटेन आर्मी। देखो अभी पैसे के लिए क्या होगा, पहला पैसा अगर नहीं होगा तो आर्मी को भी मेंटेन नहीं कर सकते, इसीलिए क्या हुआ, इन्होंने जो टैक्स को इम्पोज किया। मेंटेन आर्मी, कोर्ट, ऑफिसेस, इन सभी को जो है भाई फ्री में आएंगे नहीं कि राजा जी आप बहुत सब पूछो हम आपके लिए फ्री में काम करेंगे, नहीं भाई, फ्री में काम कोई नहीं करता, ठीक है। तो अल्टीमेटली इनको भी पैसा देना था, तो इसीलिए अब क्या हुआ, उनके ऊपर इतना डेब्ट चढ़ गया है, कर्जा भी चुकाना है, और सारा पैसा जो है गवर्नमेंट का खत्म भी हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या रहेगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली उनके पास एक ही चॉइस रहेगी, जो कि वो टैक्स को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। ये देखो कितनी क्यूटी पाई, ठीक है, मैरी एंटोनियोट, और ये हमारे डोरेमोन, अरे मतलब लुइस 16, शायद वही लग रहे हैं, बिल्कुल स्मार्ट बॉय है कि नहीं। देखो अब देखो फ्रांस के अंदर ना 3 सोसाइटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो ये थोड़ा याद रखना। पहला है फर्स्ट स्टेज, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लर्जी, ठीक है। क्लर्जी का मतलब है जैसे कि हमारे यहाँ पर जो प्रिस्ट वगैरह होते हैं ना, तो वहां पर क्रिश्चियन में होते हैं क्लर्जी, ठीक है। सेकंड होती है नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब क्या करता था, ये जो है जितने भी यहाँ के लीडर्स हैं वो सारे गवर्नमेंट के अंदर बैठते हैं और गवर्नमेंट को लीड करते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद क्या है थर्ड स्टेट, इसको बोलते हैं
थर्ड स्टेट इसमें कौन कौन आता है? बिग बिजनेसमैन आते हैं, मर्चेंट्स आते हैं, ठीक है, ऑफिसर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं, ये तमाम लोग थर्ड स्टेट के अंदर आते हैं। तो अल्टीमेटली आप देखोगे जो भी टैक्स अब इम्पोज होगा वो इन दोनों पे ना होके इस पे ही सब कुछ टैक्स लगेगा, इसीलिए यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं, पीपल हैं, वो इस लुईस सिस्टम के अगेंस्ट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ की अगर हम बात करें सोशल कॉसेस, हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक कॉसेस, सेकंड क्या है सोशल कॉसेस में देखेंगे क्या होता है। फ्रेंच सोसाइटी वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? देखो यहाँ पर किंग है, यहाँ पर नोबल होगा और यहाँ पर पीसेंट्स होंगे, ठीक है। अब क्या करेगा, जो नोबल की जमीन होगी, जो नोबल की जमीन होगी उस जमीन पर किसान काम करेगा, ठीक है, और उसके बदले किसान कुछ परसेंट अपने प्रॉफिट के लिए रख लेगा, बाकी इनको देगा, फिर ये किंग को देंगे। तो अल्टीमेटली ये जो है फ्यूडल सिस्टम था, किसान से जबरन एग्रीकल्चर करवाई जाती थी, उसको बोलते हैं हम फ्यूडल सिस्टम। ये स्टार्ट हुआ आपके मिडाइवल टाइम में, इतनी हिस्ट्री में आपको जाना नहीं है। देखो रिजीम क्या होता है? रिजीम होता है शासन करना। ओल्ड रिजीम द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द फ्रांस बिफोर 1789 ओनली द थर्ड स्टेट पेड टैक्स। अब देखो 1789 से पहले भी आप देखोगे जो टैक्स था वो केवल थर्ड स्टेट ही पे करते थे। 90% ऑफ द पॉपुलेशन वर पीसेंट्स। 90% जो पॉपुलेशन है वो किसकी बेटा? किसानों की है। वो 60% जो है जो लैंड है वो किसके पास है? जो नोबल्स लोग हैं उनके पास है, नोबल्स एंड चर्च के पास है। क्लर्जी एंड नोबिलिटी वर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेस। याद रखना क्लर्जी और नोबिलिटी के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, ठीक है। नोबल्स एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेज एज फ्यूडल ड्यूज, ठीक है, जो नोबल्स लोग होते थे वो फ्यूडल सिस्टम को एंजॉय करते थे, ठीक है, और जो किसान है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता था इस फ्यूडल सिस्टम से। हम देखेंगे फ्यूडल सिस्टम जो है नेपोलियन के समय जब वो आता है तो उसको एंड कर देता है। Peasants were obligated to render service to the lord। जो किसान, तो यहाँ पर ये कहा गया जो किसान है वो कहीं ना कहीं लॉर्ड के प्रति जो है वो वफादार होंगे और लॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो काम करेंगे, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं चर्च की, उसमें दो टैक्स जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला द चर्च जो टैक्स लेते थे उसको बोलते हैं तीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीस क्या है? अ टैक्स लीव्ड बाय द चर्च comprising 1/10 of the agriculture producer। तो यहाँ पे आप देखोगे 1/10 जो है वो टैक्स लेगा कौन? चर्च। इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स जो हम चर्च को पे करते हैं, ठीक है। सॉरी, जो डायरेक्ट टैक्स है वो है आपका टैली, और टैली क्या होता है? टैक्स टू बी पेड डायरेक्ट टू द स्टेट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट टैक्स जो क्या होता है? टैली को ही डायरेक्ट टैक्स कहा गया है जो कि डायरेक्ट स्टेट को पे होता था। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? एवरीबॉडी कंज्यूम, जैसे कि भाई हम कुछ भी खाते हैं, बिस्किट खा लिया, कुछ भी ले लिया हमने अच्छी चीज, तो उसपे भी ना टैक्स लगता है। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि यहाँ पर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो लगता था, जैसे कि सोल्ट पे, टोबैको पे, ठीक है, इन पे जो है इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो पे करते थे लोग। बर्डन ऑफ द टैक्सेस वर बोर्न बाय द थर्ड स्टेट। अल्टीमेटली आप देखोगे जो बर्डन है टैक्सेस का वो थर्ड स्टेट के ऊपर ही लगाया जाता था। इसके चलते यहाँ बहुत प्रॉब्लम आई, इसलिए जनता ने यहाँ पर विद्रोह करना शुरू कर दिया। देखो अब आएगा स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो इतना आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अब इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।